नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। खास करके सोमवार को आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैनात है, तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन, आशीष से समझेंगे कि अगले हफ्ते के लिए बाजार में क्या ट्रिगर्स हैं, पूजा और कुशल सोमवार को आने वाले नतीजों के अनुमान के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो शुक्रवार का दिन मार्केट के लिए अगर हम देखें तो अच्छा रहा और कमजोर शुरुआत के बाद आखिरी 2 घंटे में बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी निचले स्तरों से 100 अंक रिकवर होकर 11,200 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में भी निचले स्तरों से 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली। आईटी को छोड़ आज बाजार में सभी सेक्टर्स में बिकवाली का ही माहौल रहा। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में ऊपरी स्तरों पर कुछ दबाव लिखा, हालांकि गिरावट बहुत हल्की रही और निफ्टी भी 11,200 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। तो शुक्रवार के कारोबार पर आपकी राय आखिर है क्या? दुनिया भर के बाजारों में दबाव था और उसके चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत होना तो आज तय था, और कमजोर शुरुआत होने के बाद कुछ और फिसले भी, लेकिन बेहद अहम लेवल के आसपास बाजार ने सपोर्ट लिया, जो कि निफ्टी पर था 11,100 के करीब। वहीं से बाजार घूमे और बंद बहुत अच्छे हुए, क्योंकि 11,200 के करीब बंद होना अपने आप में एक अच्छी ताकत दिखा रहा है। कहीं कोई क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी में कमजोरी नहीं थी, क्योंकि रिलायंस ये बड़ी मजबूती के साथ 2150 के आसपास बंद हुआ। अकेले रिलायंस के दम पर निफ्टी में दिखी मजबूती, लेकिन वो मजबूती बैंक निफ्टी में गायब थी। एक तो कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने हैं, उससे थोड़ा सा बाजार सतर्क था कि आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज है भाई, इसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। दूसरा ये कि बैंक्स भागे भी तेज है ना, तो गिरने में और बढ़ने में दोनों में ये रहते हैं आगे। 22,400 22,500 के आसपास एक अच्छा करेक्शन पूरा करके बैंक निफ्टी ने भी वहां से रिकवरी देने की कोशिश की। क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं थी, 22,650 के आसपास ठीक ठाक से बंद हुआ है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा दिखी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अब भी एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बरकरार है, और क्लोजिंग के लिहाज से हफ्ते के लिहाज से देखें तो अब तक कहीं कोई डिस्टर्बेंस के संकेत निफ्टी में नहीं है। निफ्टी अभी भी बेहद मजबूत बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी अभी तक उतना कोई खास खराब नहीं हुआ है, अभी भी अपने हाई से मुश्किल से 500 पॉइंट दूर है। तो ओवरऑल इसे एक तरह से बाजार का रनिंग करेक्शन कह सकते हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आया, जबकि ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमारे बाजार काफी कम कमजोर हुए हैं। वो भी इसलिए कि ये वीकेंड सेशन था, शायद वीकडे होता तो बाजार इतने कमजोर भी नहीं होते, हरे निशान में भी बंद हो जाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हल्की कमजोरी जो बाजार में जरूरी है, चूंकि पुट कॉल रेशियो ज्यादा था, ओवरबॉट थे बाजार, थोड़े हल्के होने जरूरी थे, वो हो गए। और अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या कुछ होता है। लेकिन आज का करेक्शन पूरी तरह से दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी की वजह से भारतीय बाजारों में भी आया। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा है, और ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, बताइए। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार में कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। इनफैक्ट सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। बैंक निफ्टी में आज काफी कमजोरी देखने मिली, लेकिन अब देखिए आखिरी 1.5 घंटे में आज शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। निफ्टी बैंक काफी इंडाइसेस आज लाल निशान में ही बंद होते हुए दिखे हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अच्छी खरीदारी, अच्छी रिकवरी देखने जरूर मिली थी। सबसे पहले अगर गेनर्स की सूची की बात करें तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज से निफ्टी को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा, और इसके अलावा आईटी स्टॉक्स काफी मजबूत
थे, जिसके चलते आज निफ्टी को सहारा मिलता हुआ दिखा है। अब देखिए आज जो गेनर्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा HCL टेक, साथ ही टेक महिंद्रा और सन फार्मा थे जो कि टॉप गेनर्स की सूची में शामिल होते हुए दिखे। और सन फार्मा के लिए भी जो अच्छी खबर आती हुई दिखी टैरिफ के चलते, इसी के चलते हमने देखा आज हरे निशान में ट्रेड हुआ है। लूजर्स की बात करें, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, SBI, गेल जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट थी। बैंकिंग स्टॉक्स आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और मेटल्स में भी हमने देखा जो ग्लोबल क्यूज है उसमें कमजोरी के चलते आज मेटल्स में गिरावट देखने मिली है। सेक्टर्स की बात करें, आज सरकारी बैंक्स पर आप नजर कीजिए जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। SBI, यूको बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट थी और साथ ही मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, CL, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स थे जो आज टॉप लूजर्स बनते हुए दिखे। IT जहां पे मैंने कहा कि आज खरीदारी थी, दिग्गज स्टॉक्स तो आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स है यहाँ पे भी अच्छी खरीदारी थी, जैसे कि एम्फेसिस जो नतीजों के बाद कमेंट्री थी वो काफी पॉजिटिव थी। HCL टेक, NIT टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। नतीजे से पहले जो एक्शन था वो ITC और ICICI बैंक पर आता हुआ दिखा। ITC के नतीजे आज देर शाम से आते हुए दिखेंगे और साथ ही ICICI बैंक पर आप नजर कीजिए जिसके नतीजे कल यानी कि शनिवार को आते हुए दिखेंगे। साथ ही नतीजे जो आए थे इसके चलते एम्फेसिस और PNB हाउसिंग दोनों ही फोकस में थे आज की ट्रेडिंग सेशन में। और इसके अलावा ऐसे कमजोर बाजार में भी कई ऐसे स्टॉक्स थे जिसने 52 वीक हाईज टच किए हैं, जैसे कि दीपक नाइट्राइट, ग्रैन्यूल्स, डिक्सन टेक, HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई और साथ ही नेटको फार्मा जैसे स्टॉक्स थे जहां पे 52 वीक हाईज ऐसे कमजोर बाजार में देखने मिले। तो ओवरऑल बाजार कमजोर थे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे एक्शन देखने मिला। तो ये है आज के बाजार का पूरा एक्शन। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, एक बड़ी खबर की। और खबर यह है कि NSE ने एक्सिस गोल्ड और एक्सिस निफ्टी ETF के सौदे रद्द कर दिए हैं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। NSE ने एक्सिस गोल्ड और एक्सिस निफ्टी ETF के सौदे रद्द कर दिए हैं। तकनीकी खामी की वजह से इनकी यूनिट की कीमतों में भारी उछाल दिखा था और इसी वजह से ये सौदे रद्द किए गए हैं। इसमें और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है ये बताने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, आज सुबह जो है जो ये स्प्लिट लागू होना था एक्सिस गोल्ड ETF में और एक्सिस निफ्टी ETF में स्प्लिट जो है आज वो लागू होना था। लेकिन जब ये ट्रेड आज शुरू हुआ सुबह 9:30 से 9:50 के बीच में, तो ये देखा गया कि जो एक्सिस गोल्ड ETF की कीमत है उसमें 6,500% तक का उछाल दिखा। यानी जिसकी क्लोजिंग जो है वो गुरुवार को 52 रुपए के आसपास थी, उसका भाव जो है वो 3500 रुपए के आसपास पहुंच गया। इसी तरह एक्सिस निफ्टी ETF का भाव था, उसमें भी करीब 741% के आसपास का 740% के आसपास का उछाल दिखा और जो 137 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी पिछली, उसके मुकाबले 1151 रुपए के आसपास तक का रेट जो है वो चढ़ गया। तो जब ये देखा गया कि ये तो बहुत ही एबनॉर्मल किस्म का प्राइस जो है वो हो रहा है, तो उसके बाद जो सभी स्टेक होल्डर्स थे उनसे बातचीत की गई। चूंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए इस सौदे को जो है वो रद्द कर दिया गया है और अब ये सोमवार को जो इसका सौदा होगा, जो नया प्राइस बैंड होगा उसको ठीक करके पूरा करेक्टेड उसके साथ ये सोमवार से लागू किया जाएगा। माना ऐसा जा रहा है कि शायद कहीं कोई तकनीकी खामी है। तकनीकी खामी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे बहुत बार ये देखा जाता है कि जो फैट फिंगर जिसको कहते हैं मार्केट में होना, यानी एंट्री कुछ होनी थी और एंट्री कुछ और हो गई। ये कई बार गलत इंस्ट्रक्शन की वजह से भी होती है और कई बार ह्यूमन एरर भी होता है, तो इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल एक्सचेंज जो है ये जांच पड़ताल करने में लगा है कि इसकी आखिर असली वजह क्या है और इसकी रिपोर्ट जो है जैसा कि होता है सेबी को भी भेजी जाएगी कि इस मामले में क्या हुआ, गड़बड़ी क्यों हुई और ये इतना ज्यादा जो प्राइस में अंतर है, कीमत में अंतर है, वो इतना ज्यादा क्यों दिखा स्प्लिट होने के बाद। हाँ, ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर ब्रजेश बताई है। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि ये तो ठीक है कि सौदे रद्द कर दिए हैं इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी के बाद, तो क्या लेकिन 6500% तक आप कह रहे हैं कि एक्सिस गोल्ड ETF की कीमतों में उछाल आया था, तो अब सेटलमेंट का प्राइस क्या तय किया जाएगा? क्योंकि ठीक है वॉल्यूम भले ही कम हो, लेकिन जिन लोगों ने ट्रेड किया है वो तो सवाल खड़े करेंगे। तो क्या सेटलमेंट के प्राइस को लेकर कुछ बातचीत हुई है या इसको लेकर कुछ चर्चा हो रही है, बात आगे बढ़ी है क्या?
देखिए ये जो दोनों ETF थे, चूंकि इनका वॉल्यूम बहुत कम था और शुरुआत में ही जैसे कि 9:30 बजे के आसपास ये शुरू हुआ और 9:50 के आते आते ये पता चल गया कि गड़बड़ है कुछ। तो जो सभी पक्ष हैं उनको भरोसे में लेकर के ये सौदा रद्द किया गया है। तो जो एक्चुअल प्राइस बनेगी स्प्लिट के हिसाब से, जैसे कि एक्सिस गोल्ड ETF का जो था वो 100 रुपए का फेस वैल्यू था, उसको 1 रुपए में स्प्लिट होना था। इसी तरह से एक्सिस निफ्टी ETF का जो स्प्लिट होना था वो 100 रुपए के फेस वैल्यू पे 10 रुपए के में स्प्लिट होना था। तो ये इसके हिसाब से जो भी नया प्राइस बनेगा तो उसी प्राइस पर जो है आगे सौदा होगा। आप सेटलमेंट की जो बात कह रहे हैं आप, तो चूंकि सौदा रद्द कर दिया गया है सभी पक्षों के सहमति से, तो अब जो नया रिवाइज प्राइस बैंड आएगा उसी पर आगे सौदा होगा और उसी पे आगे जाकर के सेटलमेंट होंगे। आज का जो सौदा है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जी जी जी, चलिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपसी सहमति से ये सौदा रद्द किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी का दौर जारी है और MCX पर गोल्ड ने इंट्राडे में 51,184 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया है। जबरदस्त तेजी है मार्केट में और लगातार ये रफ्तार बढ़ रही है। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2011 के बाद यानी 9 साल के बाद पहली बार गोल्ड का भाव $1900 के पार गया है। तो न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जोरदार तेजी गोल्ड में बनी हुई है। और जानकारों का यह मानना है कि गोल्ड की तेजी अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आगे भी आपको बड़ी तेजी दिखेगी, भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन आ जाए, कुछ मुनाफा वसूली आ जाए, लेकिन लंबे समय के फंडामेंटल गोल्ड के अभी भी मजबूत बने हुए हैं। ठीक है, अब चलिए रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा है, एक्शन से भरपूर है बाजार, चाहे वो कमोडिटी का मार्केट हो चाहे वो इक्विटी का मार्केट हो, तो अगले हफ्ते के लिए खास करके मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मंडे के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल, मंडे के लिए जो ट्रेड है वो है फाइजर लिमिटेड। ये एक स्टॉक है जो कि मैंने लॉकडाउन के दौरान भी ये स्टॉक दिया था और इस शो में भी दिया हुआ है मैंने काफी बार, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी, पोजिशनल पिक के तौर पे भी। और ये इस बार मैं इंट्राडे इसलिए दे रहा हूं कि आज बहुत बढ़िया पैटर्न था चार्ट्स पे और बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। और सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल्स 5000 दिखाने के बाद वापस से नीचे आया हुआ है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। 4270 का स्टॉप लॉस लगा है, 4530 4570 का टारगेट। ठीक है। और सर, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से इस मार्केट में आपको क्या अच्छा दिख रहा है? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने जो आज चुना है वो इंद्रप्रस्थ मेडिकल है, जो कि वैसे भी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, ये सारे हेल्थ केयर बिजनेसेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल की एक खास बात भी ये है कि ये स्टॉक मालामाल वीकली में भी दिया गया था और उसके बाद इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई, अलग ही ऑर्बिट में चला गया स्टॉक। फिर से अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, जो हम लोग बोलते हैं चैनल पे अपने कि ठंडा करके खाना है, और ठंडा अभी हुआ है ये थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, नीचे आता है और फिर से मुझे लगता है कि ये 50 रुपए के नीचे आज बंद हुआ है 4960 के लगभग। और नेक्स्ट वीक तक, और अगर नहीं भी हो तो इसको पोजिशनल के बाद में थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी ले जाए तो कोई बुराई नहीं है। 60 से 65 का टारगेट के लिए मैं ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। ओके, तो ये दो ट्रेड आपके लिए कि मंडे को क्या ट्रेड आपको लेना है मंडे के लिए, और पोजिशनल ट्रेड आपको कहां पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए। देखिए, नतीजों पर फोकस है। 27 जुलाई सोमवार निफ्टी की कंपनी टेक महिंद्रा, भारतीय इंफ्राटेल और कोटक महिंद्रा बैंक अपने नतीजे घोषित करेंगे। इसके अलावा येस बैंक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 12 रुपए के भाव पर जो एफपीओ में शेयर्स अलॉट हुए वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट ये एक आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। 27 से लेकर 29 जुलाई तक ये इशू खुला रहेगा। और एमसीएक्स पर नेगेटिव भाव पर ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, जो कि अपने आप में काफी ऐतिहासिक होगा। 28 जुलाई यानी मंगलवार नतीजे आएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया के। इसके अलावा अगर आप देखें तो एफएमसी की जो 2 दिवसीय बैठक होगी वो शुरुआत होगी, और एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज का जो
एक पे एक राइट इशू आया 50 के भाव पर, यहाँ पर एप्लीकेशन खुलते हुए नजर आएंगे। 28 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये विंडो खुली रहेगी जहां पर आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 29 जुलाई बुधवार यहाँ पर नतीजे आएंगे मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज और भारती एयरटेल के। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोलगेट की एजीएम भी होगी और स्पेंसर रिटेल जहां पर करीब 15 शेयर के बदले शेयर धारकों को 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे 75 के भाव पर। यहाँ पर फोकस रहेगा क्योंकि इसके राइट इशू की रिकॉर्ड डेट है और इंडियन एयरफोर्स में 5 राफेल विमान शामिल होंगे तो डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और एफएमसी की जो बैठक हुई है इसका भी फैसला आते हुए नजर आएगा। गुरुवार पर नजर डालते 30 जुलाई निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। एचडीएफसी भी एक दिग्गज कंपनी जिसके नतीजे आते हुए नजर आएंगे और जुलाई सीरीज की एक्सपायरी होगी, यहाँ पर फोकस रहेगा। एनसीसी जस्ट डायल वायदा कारोबार से बाहर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिग्गज कंपनियों की एजीएम भी है, एचडीएफसी लिमिटेड है, डॉक्टर रेड्डीज है, पिरामल एंटरप्राइज है, टाटा पावर है, इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। अब आते हैं महीने के आखिरी दिन 31 जुलाई शुक्रवार को, यहाँ पर नतीजे हैं सबसे पहले आईओसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा और यूपीएल के। इसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स में एक अहम बदलाव होगा कि वेदांता की जगह एचडीएफसी लाइफ इसमें शामिल होते हुए नजर आएगा। अनलॉक 2.0 का आखिरी दिन है और बलरामपुर चीनी के बायबैक में हिस्सा लेने का आखिरी दिन है। कंपनी जो है करीब 1 करोड़ शेयरों का बायबैक करेगी 180 के भाव पर। इसके अलावा पीवीआर के राइट्स इशू का आखिरी दिन है और बीपीसीएल पर खास फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पर हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है। और मैं आपको बता दूं कि दिग्गज दुनिया की एमएनसी कंपनीज जो है, सऊदी अरामको है, एक्सॉन मोबिल है, ऐसी तमाम बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपना इंटरेस्ट इसमें दिखा रही हैं। और आखिरी डेवलपमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में BS4 इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई होते हुए नजर आएगी। तो ये कुछ पूरे हफ्ते भर के ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना होगा। ठीक है, और अब रुक करते हैं रेलवे से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव खबर का। और खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए। बिल्कुल, ये बड़े ऑर्डर सरकार की तरफ से अगले 2 हफ्ते में ही इनकी अवार्डिंग शुरू हो जाएगी, सूत्र मुझे बता रहे हैं। क्या है ये खबर, मैं आपको बताती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए हैं असाइन करने के लिए रेलवे वर्क्स टू सम पीएसयूज। कौन सी पीएसयूज हैं इस पर हम ध्यान कर लेते हैं और इनको सबको काम सरकार देना चाहती है। तो 3 पीएसयूज आइडेंटिफाई हुए हैं, इसमें आरबीएनएल, इरकॉन और राइट्स, ये 3 कंपनीज हैं जिन पर हमें फोकस करना है आज। और इन तीनों को सरकार काफी बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर काम कर रही है, 6 कैटेगरीज है, मैं आपको बता देती हूँ। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, रोड ओवर ब्रिजेस, रोलिंग स्टॉक और वर्क्स डायरेक्टरेट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन से शुरुआत हो रही है। 3 से 5,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट हैं जो अवार्ड किए जाएंगे अगले 2 हफ्ते में। अगस्त 2020 में ये अवार्डिंग हो जाएगी और उसके बाद 18 से 24 महीने में इनको ये कंप्लीशन करना है। तो ये 3 पीएसयूज को इस क्वांटम के ऑर्डर्स इस वक्त मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स ये केवल एक कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत हो रही है और ये 6 कैटेगरीज में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अप्रैल में आइडेंटिफाई किया था इनफैक्ट, और चूंकि कोविड की प्रॉब्लम्स आ गई तो ये थोड़ा सा यहाँ डिले हुआ, बट अगस्त 2020 में एक टाइमलाइन सेट हो गई है और अवार्ड्स हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट। तो 3 से 5,000 करोड़ रुपए टू स्टार्ट विद, और उसके बाद और भी बड़े ऑर्डर्स इन पीएसयूज को मिलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने 6 सेक्टर्स या कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं जहां पीएसयूज को काम दिया जाएगा रेलवे से मुतालिक और उनको वो कंप्लीट करना है ना टाइम बाउंड मैनर। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका ये एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, सोमवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड लिया जाए? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को विप्रो और हिंदुस्तान लीवर, ये 2 स्टॉक है जिनके अंदर मैं ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। विप्रो ने री रेटिंग विप्रो की जारी है, गैप के साथ ये जो गैप खुला था वो अभी इसने भरा नहीं है और यहाँ से वापस एक बार ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो अब लगता है कि ये बड़े एक नए हाइस की तैयारी में है। तो यहाँ पे 275 का जुलाई कॉल लिया जाए 4 रुपए 20 पैसे पे, स्टॉप लॉस 2.5 रुपए और टारगेट इसका रहेगा 8। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने जो नतीजे उतने अच्छे नहीं थे उसके बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ से इसने कमजोरी, अपनी कमी पूरी कर ली है और यहाँ से एक उसने
यू टर्न लिया है। तो 2220 का कॉल 24 रुपए 70 पैसे में लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 14 रुपए रखें और जो टारगेट है वो 43 रुपए का रहेगा। तो 3 दिन दें, उससे ज्यादा नहीं जी। और अब वक्त है ये जानने का कि अगले हफ्ते के लिए और खास करके मंडे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सोमवार और अगले पूरे हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटेजी बाजार में होनी चाहिए? जहां तक सोमवार और अगले हफ्ते का सवाल है, देखिए बेहद इंटरेस्टिंग बाजार हो चुके हैं। रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और अब 11,100 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और अगर 11,250 को पार करके बाजार ने ट्रेड करना शुरू किया तो फिर 11,450, 11,500 तक की यात्रा अगले हफ्ते होना तय है। और वो इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते है मंथली एक्सपायरी, जी हाँ, वीकली नहीं, मंथली वाली है, तो बड़ी एक्सपायरी है। और उससे पहले फिर कुछ और खरीदारी, कुछ और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी जो बाजार को ऊपर ले जा सकती है। तो बाजार थोड़ा और तेजी के लिए वहां पर तैयार होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यह कि 11,000 ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। तो अगले हफ्ते के लिए रेंज बड़ी निकल कर आएगी 11,000, 11,500 के, 11,250 के ऊपर निकलते बाजार फिर से और नए जोन में जाते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 20,000, 20,300 बैंक निफ्टी पर बेहद 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 मजबूत सपोर्ट जोन है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। असली कमजोरी और ट्रेंड जो न्यूट्रल होना है वो इसी लेवल के नीचे होगा। इस रेंज को सपोर्ट लेकर बाजार ऊपर आए तो फिर से 23,000, 23,200 के रेंज में बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा और उसके बाद वहां पर आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन ये आपके लिए लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा एक्शन भरा हफ्ता रहेगा। वीकेंड पर भी ढेर सारे रिजल्ट आने, तो सोमवार को आपको काफी कुछ एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। और अगला पूरा हफ्ता बाजार आपको रिजल्ट्स के लिहाज से एकदम भरपूर बिजी रखेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। तो कुल मिलाकर ट्रेंड मजबूत है, इंटैक्ट है, कहीं कोई फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले 2 सेशन देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें 11,000 के नीचे ट्रेड करना है या 11,500 की तरफ बढ़ना है। लेकिन फिलहाल कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटे मोटे करेक्शन है, बाजार में समय समय पर आएंगे, हर रोज बढ़ नहीं सकते हैं, हल्की होंगी पोजीशन, फिर से बाजार लाइट होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका अगले हफ्ते के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड, और ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं ChaseAlpha.in के विश्वेश चौहान। विश्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मिथिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट तो स्ट्रांग है, लेकिन उसके बीच में एक पुलबैक हो सकता है। और अनिल जी को जैसे कहा, और मैं भी वही व्यू से सहमति रखता हूँ। लेकिन मुझे संभव लगता है कि बैंक निफ्टी में आज के दिन में जो वीकनेस था वो शायद और थोड़ा सा गहरा सकता है। और वीकेंड पे ICICI बैंक के भी नंबर आने हैं, तो मेरी ओर से जो ट्रेड है वो बैलेंस है, एक बाय है और एक सेल है। तो पहला जो है वो सेल है बैंक निफ्टी में, कंडीशनल सेल है। देखिए, बैंक निफ्टी आज करीबन 22,614 के आसपास क्लोज हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट 22,400 की ओर आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का 22,600 का पुट ऑप्शन मंडे को, अगर मार्केट मंदा खुलता है, नीचे जाता है, तो खरीदना चाहिए। 388 के पास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है 300 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर खरीदारी करी जाए तो 500 और 560 ये 2 टारगेट आपको देखने मिलने चाहिए बैंक निफ्टी के 22,600 के पुट ऑप्शन में। ये मेरी ओर से मंदी की सलाह है। और कोई खास स्टॉक सर विश्वेश जी? मुझे आज के दिन में एक स्टॉक था जिसमें बहुत स्ट्रेंथ लगी थी और मुझे लग रहा है कि मंडे को ये स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकता है। वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस 1300-1310 के बीच में बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम हो रहा था और सारी सप्लाई ऑब्जर्व हो रही थी। मुझे लग रहा है मुथूट फाइनेंस एक बार के लिए, मैंने 1100 रुपए पे भी बाई दिया था, उस वक्त मेरा 1200 का टारगेट था, फिर 1240 पे बाई दिया था, 1300 हो गया। अब मुझे लगता है मुथूट 1300 पे भी ऐसा कंसोलिडेट हो रहा है कि यहाँ से 1360 की ओर जा सकता है। तो मुथूट फाइनेंस का 1300 का कॉल खरीदने की राय होगी। 40 से 44 के बीच में खरीदना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 30 के नीचे रखना चाहिए और 65 और 80 ये 2 टारगेट रहेंगे मुथूट फाइनेंस के 1300 के कॉल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वेश जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। संदीप जी, आखिरी सवाल सर आपसे कि लंबे समय के निवेशक के लिए इस बाजार में क्या है और उनको कहां पर फोकस करना चाहिए, कहां पर निवेश करना चाहिए?
देखिए पिछले महीनों में काफी स्टॉक्स बताए हैं और काफी स्टॉक्स चले, ऑलमोस्ट सबके टारगेट्स के आसपास पहुंच गए हैं सब। तो स्टॉक्स वही अब ढूंढने की वापस से कोशिश कर रहा हूं कि जो मार्केट में बहुत बड़ी रैली आ गई मगर वो आज भी 5-7% ही ऊपर अपने मार्च के लोज के आसपास हो। तो वैसा ही एक स्टॉक है वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये मेरा एक ओल्ड टाइम फेवरेट बोल लूं मैं कि मैं मई 2014 में पहली बार रेकमेंड किया हुआ है। उसके बाद ये मल्टी बैगर भी बना था, वापस से नीचे आया है। टेक्सटाइल्स में एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। टेक्सटाइल्स में देखिए वैसे इस इंडस्ट्री में डेट सारी कंपनियों में होता है, तो जनरली मैं डेट फ्री कंपनीज लाने के लिए जाना जाता हूं, बट इस बार मैं ये डेट वाली कंपनी इसलिए दे रहा हूं कि ये स्टॉक बहुत अंडरप्राइज्ड और काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे, 6-6.5 के पी मल्टीपल पे, बुक वैल्यू 0.62, डिविडेंड यील्ड करीब 2.67 और ग्रोथ भी करीब 5-6% के लगभग है कंपनी की। अगर आप सेल्स में भी देखें, नेट प्रॉफिट्स में भी देखें। और सबसे बढ़िया बात है जो मार्च के लेवल्स है 590-600 ये लेवल्स के आसपास ही है, क्योंकि आज भी 650 के नीचे है, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। और सबसे बढ़िया बात है 2 सब्सिडियरीज के अभी मर्जर हुए हैं, उसके बाद रेटिंग्स में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिट रेटिंग को मैं आजकल बहुत देखने लग गया और सरकार टेक्सटाइल्स को लेकर काफी सीरियस है और काफी मेजर्स लाई भी और लाती भी रहेगी, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स होता है टेक्सटाइल सेगमेंट और काफी इंसेंटिव्स इस कंपनी को, इस सेक्टर को देंगे, तो ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रह सकती है। और मेरे हिसाब से एक अच्छी वैल्यू पिक के तौर पर और एक अच्छा एक बाउंस ये स्टॉक दे सकता है। 650 के लगभग के भाव है, 790 और 820 का रेंज है जहां पे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। मेरे हिसाब से 790 से 820 का टारगेट ये आने वाले 6 से 9 महीने में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि शुक्रवार का मार्केट कैसा रहा और अगले हफ्ते का बाजार और खास करके मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।